Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely US hegemony and strategic maneuvering in Indo-Pacific. US की जो hegemony है और strategic जितने भी उसके tactics हैं, जो तरीकाकार हैं इंडो पैसिफिक में उसने जो presence रखी हुई है अपनी, उसी हवाले से इसको लिखा गया है, ठीक है। और बेसिकली हमें इसमें थीम देखने को क्या मिलेगा कि जो है वो राइटर जो हैं वो क्रिटिसाइज करें यूएस की प्रेजेंस को या इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है, कि फर्दर उसकी ग्लोबल लेवल पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि यूक्रेन इशू हो गया, फलस्तीन डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर तमाम के अंदर हमें जो है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। तो वो ये सजेस्ट करें कि यूएस अब मजीद तैयार भी है नए जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको इनिशिएट करने के लिए, जैसे कि इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो अलमबरदार बनता है डेमोक्रेसी का, और जो है वो इसी अक़दार को, वर्ल्ड ऑर्डर को, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तश्कील देने की बात करता है और उसको प्रमोट करता है। तो ऑथर यहाँ पर यही आर्ग्यू करेंगे कि यूएस जो है वो परस्यू कर रहा है हर मुमकिन कंटेनमेंट पॉलिसी या स्ट्रैटेजी अगेंस्ट चाइना, कि चाइना को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से कंटेन किया जाए, खसूसी तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसके बजाय या इसके बावजूद हम अगर बात करें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट दूसरे भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जो है हमें एक्टिव नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीस क्वेश्चन है, जो रेलेवेंसी दिखाता है वेस्टर्न डिफाइंड डेमोक्रेसी के हवाले से, कि वेस्ट जो डिफाइन करता है जमहूरी अक़दार को, तो उसका असरा उसके असरात जो हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो ग्लोबल साउथ पर किस तरह पड़ रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से स्केप्टिसिज्म या शक शुबात को एक्सप्रेस करते हैं ग्लोबल साउथ जो है, कि यूएस की जो इफेक्टिवनेस है वो कितनी हद तक है, जो उसने इंटरवेंशन कर रखी है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर या दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो यही हाईलाइट करते नजर आएंगे कि यूएस की जो मिलिट्री एंगेजमेंट है ना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, आप कह सकते हैं, जिसमें हमें नजर आएगा कि इसने डिप्लॉयमेंट कर रखी है, मिलिट्री इन्वेजन की हुई है जापान में भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिलीपीन में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा रीजनल जो है इसकी डिप्लॉयमेंट नज़र आती है। तो इसके अंदर फर्दर हमें जो ओपिनियन है यही नज़र आएगा, कहते हुए कि किस तरीके से प्रिडिक्ट करेगा वो कि कंटिन्यूसली यूएस अपनी हेजमनी और अपने हेजमोनिक बिहेवियर को जो है इंडो पैसिफिक में बरकरार रख रहा है, और सजेस्ट ये करता है यहाँ पर राइटर के जो है वो यूएस अपने पास्ट एक्शन से जो है वो कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है, और बामुश्किल ही ऐसा लगता है कि वो अपनी अप्रोच को जो है वो तब्दील करेगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से हमें ये सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो हम इसका मेन क्रक्स भी देखेंगे, इसके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे कि हमारे फर्दर रीजन पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स इसके पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो है अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, और इसको स्टार्ट करने से पहले जो है इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो मटेरियल एंड आइडेशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, यानी यहाँ पर इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया है कि जो यूएस है वो किस तरीके से मटेरियल भी और अपनी इंटेलेक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से भी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके अलावा आगे नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक आउटकम है। ऑर्गेनिक आउटकम से मुराद ये होती है कि कंसिक्वेंसेज या रिजल्ट क्या निकल के आएंगे जो नेचुरली डेवलप हो रही है ना सिचुएशन, उसकी वजह से। उसके बाद प्रिटेंस आ जाता है। प्रिटेंस होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, एक गलत सी अपीयरेंस का दिखाना, ठीक है। आगे फॉलेशियस रेट्रिक आ जाता है। फॉल का मतलब आपको पता ही है, यानी कि गलत गलत बयानिए की बात की जा रही है, यानी कि डिसेप्टिव, धोखा देने वाली, मिसलीड करने वाला बयानिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नॉसेटेड आता है। नॉसेटेड से मुराद जो होती है ये एक फीलिंग होती है जो कि शिद्दत वाली, डिस्गस्टिंग फीलिंग जो होती है, डिस्कम्फर्ट वाली जो फीलिंग होती है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेचरियस आ जाता है। ट्रेचरियस का मतलब होता है डिसेप्शन के अंदर इन्वॉल्व होना, किसी को धोखा देना, किसी को कंटेन करने के लिए कुछ भरपूर कोशिशें करना, जैसे कि यूएस यहाँ पर जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कंटेन करने के लिए चाइना को। उसके बाद ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ के अंदर जो है वो जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज हैं वो शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशियन, और ये तमाम रीजन शामिल हो जाते हैं इसमें। उसके बाद रेसिप्रोसिटी आता है। रेसिप्रोसिटी से मुराद होता है दो तरफा, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज, जहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रही हो, म्यूचुअल कॉपरेशन हो रही है, दोनों को एक ही तरह की चीजें जो है वो मिल रही हों, ठीक है, दोनों तरफा जो ताल्लुकात हैं वो एक ही जैसे हों, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट आता है। एंगेजमेंट से मुराद यही होती है कि किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ होना, पूरी पार्टिसिपेशन दिखाना। उसके बाद कॉम्बैट क्रेडिबल डेटरेंस आ जाता है। कॉम्बैट क्रेडिबल डेटरेंस से मुराद यहाँ पर ये होता है कि एक एबिलिटी का होना। क्रेडिबल क्या होता है? एक साख का होना, एक एबिलिटी का होना, ठीक है। तो यानी कि
कॉम्बैट करने की, लड़ने की, या फिर किसी की मिलिट्री को रोकने के लिए ना, डेटर करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उस एग्रेशन को इतनी एबिलिटी का होना कि आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप मिलिट्री एग्रेशन को रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। उसके बाद फोर्स पोस्चर इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। फोर्स पोस्चर इनिशिएटिव से मुराद यहाँ पर है कि डिप्लॉयमेंट जो है मिलिट्री फोर्सेस की, ठीक है, कर दी जाए किसी स्ट्रैटेजिक पर्पस को या ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। उसके बाद एनहांस डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है। डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को मजीद बढ़ाने के लिए कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। ठीक है, उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है। ये भी एक एबिलिटी है डिफरेंट मिलिट्री सिस्टम्स की कि किस तरीके से उनको इकट्ठे मिलकर इफेक्टिवली वो काम करेंगे। ठीक है, बायलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन आता है। बायलैटरल यानी कि दो तरफा डिफेंस की बात हो रही है, दो कंट्रीज है उनके दरमियान डिफेंस या सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर काम चल रहा है। उसके बाद रोटेशनल एक्सेस की बात की जा रही है। रोटेशनल एक्सेस जो है ये एक पीरियोडिक, एक तरतीब से चलती हुई डिप्लॉयमेंट है, या फिर मिलिट्री फोर्सेस का प्रेजेंट होना है स्पेसिफिक लोकेशन पर एक लिमिटेड ड्यूरेशन के दौरान ही। ठीक है, उसमें एसएसबीएन पोर्ट कॉल आ जाता है। एसएसबीएन की फुल फॉर्म है जी सबमर्जिबल शिप बलास्टिक न्यूक्लियर है। ठीक है, इससे मुराद यहाँ पर ये है कि रेफर करें कि एक विजिट जो कि शिप के थ्रू की गई है किसी एक बंदरगाह के ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डेटरेंस आ जाता है। डेटरेंस एक एक्शन को कहते हैं, यानी कि प्रिवेंट करना, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए किसी एक्शन को रोक देना, डेटर कर देना। उसके बाद शेयर्ड रीजनल वीएन आ जाता है। शेयर्ड रीजनल वीएन से मुराद ये कॉमन गोल्स होना, एक जैसे ऑब्जेक्टिव होना किसी भी रीजन के अंदर। उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेज से मुराद के मिलजुल कर एक्सरसाइजेज करना। एक्सरसाइजेज से मुराद यानी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद किसिंजरिज्म है। इससे मुराद यहाँ पर उसकी फिलोसफी है किसिंजर की। हेनरी किसिंजर जो कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि अपनी रियल पॉलिटिक अप्रोच की वजह से जाने जाते थे। रियल पॉलिटिक यानी कि ये रियलिज्म के आप कह सकते हैं कि एक प्रोमोटर थे। ठीक है, इसको ही फरोग देते थे क्योंकि ये कहते थे कि वॉर की बात करते थे, फोर्स की बात करते थे कि मिलिट्री के जरिए से, हार्ड पावर के जरिए से ही हम चीजों को गेन कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद ये तो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, इसकी डिफिकल्ट टर्म्स हो गई, ठीक है, जो हमें समझ में आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मेन क्रक्स क्या है, या फिर आपके पास ये किस नोयत से क्वेश्चन जो है वो बनकर आ सकते हैं। आपके पास ये आईआर के अलावा जो है वो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी हम इसका मेन क्रक्स भी देखेंगे, और उसके अलावा इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ना, वो रीजन के ऊपर किस तरह पड़ रहे हैं, खसूसी तौर पर हमारे एशियन रीजन के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस किस तरह से पड़ सकती हैं। तो इस सेंस में ये आपका कवर होता है क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर दोनों के हवाले से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास जो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जो बेस करते हुए आपके पास टॉपिक आ जाते हैं एसेस के, उसमें भी आपको कुछ आउटलाइन बनानी है, तो उस हवाले से भी आपकी काफी हेल्प इसमें हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। How can South Asian nations navigate and respond to the evolving geopolitical landscape influenced by the US strategic engagement in the Indo-Pacific? वो कह रहे हैं कि यूएस की जो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट है ना इंडो पैसिफिक के अंदर, उसकी वजह से जो साउथ एशियन नेशन है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी, वो इससे नेविगेट किस तरह करेंगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है यूएस की स्ट्रैटेजी से। ठीक है, खसूसी तौर पर ये जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इलेक्शन होंगे और 2024 का जो दुरानिया अगर हम देखें, तो उसके अंदर ये लैंडस्केप जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उससे हमारी ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं, खसूसी तौर पर साउथ एशियन नेशंस उसको किस तरह से नेविगेट करेंगी। तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो अब इसका मेन क्रक्स अंडरस्टैंड करते हैं। यूएस इन्वॉल्वमेंट है जी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है, अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, आपके पास यूक्रेन आ जाएगा, पैलेस्टीन इशू आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम इश्यूज हैं जिसके अंदर जो है वो भरपूर जो है वो प्रेजेंस उसकी नजर आती है, इन्वॉल्वमेंट नजर आती है यूएस की, और ये रेडी है फैसिलिटेट करने के लिए एन अदर कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, कहीं और पे भी अगर पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसमें भरपूर कोशिश करता है यूएस के वो हो जाएं, और उसमें जो है वो फैसिलिटेट करता है यूएस, और उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें हर जगह पे नजर आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर यूएस की एंगेजमेंट देखी जाए इंडो पैसिफिक के अंदर, जो खसूसी तौर पर यहाँ पे हमें आर्टिकल के अंदर नजर आ रही है, तो ये बेसिकली क्या है, वो यहाँ पर मटेरियली भी और आइडिएशनली भी दोनों तरह से जो है वो आप कह सकते हैं इन्वेस्ट कर रहा है यूएस जो है। ठीक है, यानी कि अपनी फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया हुआ है उसने, और उसके अलावा इंटेलेक्चुअली भी वो फरोग दे रहा है कंटेन करने के लिए चाइना को, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर जो है वो हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, एंगेजमेंट नजर आती है इंडो पैसिफिक जो है वो रीजन के अंदर। ठीक है, और उसका
बयानिया क्या है, ग्रेटर गुड गुड का, शेयर्ड वैल्यूज का और ट्रू डेमोक्रेसी का। अब यहाँ पर वो किस चीज का एजेंडा लेकर सामने आता है, यूएस इस नाम से आता है कि वो ग्रेटर गुड चाहता है, ठीक है, और वैल्यूज यानी अकदार जो है वो शेयर्ड वैल्यूज के नाम से आता है यहाँ पर, और कहता है कि ये ट्रू डेमोक्रेसी को फैलाने यहाँ पर आया है। उसके बाद जो क्रिटिक हैं यूएस स्ट्रैटेजीज के, वो यहाँ पर क्रिटिसाइज यही कर रहे हैं यूएस को कि वो किस तरह से परस्यू करना चाहता है ट्रिचुअस और अनलॉफुल पाथ को, ठीक है, यानी अनलॉफुल पाथ है, वो भरपूर कोशिश करे कि किसी ना किसी तरीके से कंटेन कर दे वो चाइना को, उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोक दे किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्टर्न डिफाइंड डेमोक्रेसी या वैल्यूज हैं, वो हमने देखना है कि क्या वाकई ही जो उसके अकदार हैं, जो वेस्टर्न डिफाइंड अकदार हैं या डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो ग्लोबल साउथ के ऊपर क्या असरात मुरतब करती है, और ये जो कंटेनमेंट पॉलिसीज हैं, कि ये बेनिफिशियल हैं दुनिया के लिए या डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा या उनके ऊपर क्या नेगेटिव असरात जो है वो मुरतब करते हैं, ठीक है। तो जो है वो चाइना के लिए तो इसमें कोई हमें बेनिफिट्स इसके नजर नहीं आते हैं, कोई फायदे नजर नहीं, ठीक है। और ये जो है चाइना जो है वो ये यूएस जो है वो भरपूर कोशिश करता है कंटेन करने की चाइना को, और यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है वो बेनिफिशियल नज़र नहीं आ रहा दुनिया के अंदर। तो चाइना के बारे में वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाता है। उसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जी ये यूएस एक्शंस के, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं यूएस एंगेजमेंट के, ठीक है। वो पोटेंशियल वॉर्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट हॉरिजोन्स के अंदर, स्ट्रेटेजिकली इल प्लान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उसके अलावा ठीक है हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएस जो है वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रोकने की तरफ या रोकथाम के लिए किसी किस्म के कोई एक्शंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक ये फॉलिशियस एक हमें इसकी तरफ से रेटरिक देखने को मिलता है। उसके अलावा यूएस मिलिट्री प्रेजेंस देख सकते हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, वहां पर उसकी प्रेजेंस है, ठीक है। जापान के अंदर नजर आती है, ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है, फिलीपीन में, न्यू गिनी में, ठीक है। इन तमाम जगह पर हमें इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। और मजीद अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक एजेट जो है रोटेशन नजर आती है हमें कोरियन पेनिनसुला के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पर उसने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की हुई है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यूएस ओवर स्पेंडिंग इन सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, हम देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है यूएस, जैसे कि ओवर 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के लिए अक्रॉस इंडो पैसिफिक अगर हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस जो है 2024 के लिए वो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें यही मेंशन करते हुए नजर आता है कि अपकमिंग इलेक्शंस हैं बहुत से कंट्रीज में हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया है एंड सोलोमन आइलैंड्स हैं। इन तमाम जगहों पर जो है वो मुतवक्को हैं इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक या पॉलिटिकल शिफ्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनके असरात मजीद यूएस की पॉलिसीज की वजह से इनके ऊपर क्या क्या मुरतब हो सकते हैं, ये भी एक चैलेंजेस के तौर पर हमारे सामने आता है, ठीक है। यूएस की हेजमोनिक ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशंस यानी यही कि शुरू से ही हेजमोनिक इसकी एक ट्रेडिशन रहे हैं, उसमें अपनी हेजमनी कायम करता रहा है, एक डोमिनेंसी कायम करता रहा है जो है यूएस अपना। तो अब बहुत मुश्किल ही ऐसा लगता है कि वो अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करेगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ही नजर आती है हमें उसकी अप्रोच के अंदर, ठीक है जी। ये तो हमने क्रक्स अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमने खुद से जो इसको ऐड किया है वो ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव इम्प्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर या साउथ एशिया पर इस चीज़ों के सिनेरियो के क्या क्या पड़ सकते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस में हम कह सकते हैं कि ये इंटरऑपरेबिलिटी को और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकता है यूएस की, ठीक है, जो कि इंडो पैसिफिक के अंदर होगी, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूएस ही की हेजमनी कायम हो सकती है, ठीक है, एनहांस कर सकता है। उसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी को, ठीक है। और इसके मतलब फायदों में अगर बात की जाए तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी हद तक ये होगा कि एक पावर की चलो एक स्टेबिलिटी कायम हो जाएगी, उस स्टेबिलिटी की वजह से होगा कि साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान है, तो उनकी तरफ भी इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से फ़ायदे कुछ न कुछ निकल कर सामने आ सकते हैं, स्टेबिलिटी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेहकाम की वजह से, ठीक है। तो रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ ये फ़ोकस करता है, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मज़ीद कोऑपरेशन की जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ये इसमें डिप्लोमेटिक डायलॉग हो सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकती है और इसके तहत थोड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम नेगेटिव इम्प्लीकेशन की दूसरी साइड की बात करें तो जो एग्रेसिव कंटेनमेंट पॉलिसीज है ना यूएस की कंटेन करने के लिए चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये एक नेगेटिवली पर्सपेक्टिव लेकर सामने आती हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से टेंशन भी तो बढ़ सकती है। अगर हम कहते हैं कि एक तरफ वो उसकी इस्तेहकाम आ सकता है तो दूसरी तरफ टेंशन भी तो बढ़ सकती है, क्योंकि वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश करे तो रीजन के अंदर चाइना भी तो उसके लिए भरपूर अपनी कुछ ना कुछ मजम्मत जाहिर करेगा, तो फिर रीजन के अंदर एक टेंशन जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो ओवर स्पेंडिंग हो रही है सिक्योरिटी इनिशिएटिव के हवाले से यूएस की, ठीक है, मिलिट्री इंक्रीज हो रही है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, आर्म रेस बढ़ती जा रही है, ठीक है,
एस्केलेट हो रही हैं रीजनल टेंशंस। क्यों? क्योंकि अब आर्म रेस के लिए वो आर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स एंड एमिनिशंस जो हैं उसके पास होंगी, यूएस के पास। तो उसको काउंटर करने के लिए मज़ीद जो पावरफुल दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी उनको एस्केलेट करने की भरपूर कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से मज़ीद क्या होगा कि टेंशन जो है वो रीजनल लेवल पर बढ़ जाएँगी, ठीक है? और उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली साउथ एशिया पर और दूसरे रीजन्स पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है? और स्केप्टिसिज्म अगर बात करें, शक व शुबहात की बात करें, यूएस की लर्निंग की कि वो उसने पास्ट से कुछ सीखा है या नहीं सीखा, उसकी हेजमोनिक ट्रेडिशन ही यही है, ठीक है, रहे हैं कि वो अपनी डोमिनेंसी हमेशा से कायम करता आया है। तो ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट ही है यूएस की इंटेंशंस के हवाले से, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के हवाले से, कि कोई भी कंट्री फिर उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकती है, ट्रस्ट नहीं कर सकती, यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, यूएस के हवाले से, क्योंकि हमें पता ही है कि उसकी ट्रेडिशनल जो हम वैल्यूज कह लें या हेजमोनिक जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसकी वजह से ये चीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो अब मजीद हम पॉसिबल मेजर्स क्या ले सकते हैं, इन चीज़ों को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं या फिर बैलेंस कर सकते हैं, तो वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है? साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो एंगेज हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर सकती हैं, रीजनल कंसर्न्स के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन करवा सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करवा देती हैं, रेजोल्यूशन करवा देती हैं, तो ये चीज़ कम कम हो सकती है, या फिर रीजनल टेंशन जो बढ़ सकती थी, खतरात जो बढ़ सकते थे, वो कम हो सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत ज़बरदस्त मैयर है। उसके अलावा आप रीजनल कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं, रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए कि रीजन के अंदर भी जितने भी मसले-मसाइल चल रहे हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उनको खत्म किया जाए, रीजनल अलायंसेस बनाए जाएँ, कोऑपरेशन तश्कील दी जाए, ठीक है? साउथ एशियन कंट्रीज़ के दरमियान, और सिक्योरिटी चैलेंजेज़ जो हैं उनसे एड्रेस करने के लिए कलेक्टिवली जो है एफर्ट्स की जाएँ, ठीक है? ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर मल्टीलैटरल जो है फोरम्स तश्कील दिए जाएँ, उन फोरम में जैसे कि यूएन हो गया, कंसर्न्स जो हैं डिफरेंट उसमें रखे जाएँ और उनके बारे में आवाज़ उठाई जाए, मेडिएशन की पॉलिसी को फ़रोग़ दिया जाए और डायलॉग किया जाए, और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो रिज़ॉल्व करवाया जाए, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर हम इसे सोचें, तो इकोनॉमिकली भी ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाने चाहिए जिसमें कॉपरेशन हो, डेवलपमेंट हो, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा रीजनल स्टेबिलिटी को, रीजन के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा। रीजन के अंदर जब इस्तेहकाम आ जाएगा तो उसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगी रिलायंस जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के है ऊपर, वो कम हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस की तो बहुत ज़रूरत है, ये सोशल लेवल पर हम बात कर सकते हैं। सोशल लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस की बेहद ज़रूरत है कि पब्लिक अवेयरनेस हो, एंगेजमेंट हो, फॉरेन पॉलिसी में डिस्कशंस हों, सब अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो दें, साथ अपना हिस्सा डालें, ठीक है? और अपनी डिफरेंट अप्रोचेस को दिखाएँ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, ताकि कि एक जो सबको नो हाउ हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सब लोग अवेयर हो जाएँ, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से भी, ताकि एक जितनी भी इस चीज़ों को फ़रोग़ मिलेगा ना, जितने लोगों को अवेयरनेस होगी, उसी ज़्यादा उतनी ही हद तक हम इसको बेहतरीन तरीके से जो है मसाइल को टैकल कर सकेंगे, ठीक है जी? तो ये आपके बहुत से जो है वो पॉइंट्स को, एस्पेक्ट्स को कवर करता है। क्वेश्चन जो है और ओपिनियन जो है, ठीक है? और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।